हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके पेपर में सिर्फ 1 महीने का टाइम है, चाहे आपका स्टेट हो चाहे बीपीएससी 3.0। सिर्फ वो 1 महीने का समय बचा हुआ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11th और क्लास 12 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके साइकोलॉजी पेपर के लिए एनसीईआरटी। इसके बिना आप पेपर में तो बिल्कुल बैठने मत जाना। खासकर एनसीईआरटी डिटेल में करके जाना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सब कुछ मिलेगा 300 में। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। खुद मैंने जो अपना पेपर क्वालिफाई करा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी के संदर्भ में व्यक्ति के पास अनेकों वैभवपूर्ण वस्तु है, ये किसने कहा था? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा तो स्टेटमेंट से आपके पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे जा चुके हैं। ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट आपके गिलफोर्ड द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्यास एक प्रकार की क्या है? चक्रीय आवश्यकता है, अचक्रीय आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता है, या ऑप्शन डी है सामान्य नीड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपको बिहार स्टेट में देखने को जरूर मिलेगा। याद रखना, ये जो आपका थर्स्ट है, जो आपका प्यास है, वो एक तरह का चक्रीय आवश्यकता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। यहाँ देख भी सकते हैं कि प्यास एक चक्रीय प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक निश्चित समय अंतराल पर उत्पन्न होती रहती है। मतलब आप लगातार पानी नहीं पीते हो, कुछ गैप देकर पानी पीते रहते हो। इसलिए इसे समय अंतराल, कुछ समय के बाद आप पानी पीते हो, इसलिए एक साइकिल में ये चलते रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चिंतन प्रकार सही उत्तर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डाइवर्जन, ऑप्शन बी है सोलिन चिंतन, अभिसारी, या ऑप्शन डी है मूल्यांकित चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्यों होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो एक सवाल के 10 सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको 10 तरीकों का आंसर देना कहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सही उत्तर से संबंधित है, मतलब सिर्फ आपको सही आंसर बताना है, जो कि आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग में ऐसा होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो सिर्फ आप अपना आंसर बताओगे, अपना नाम बताओगे, तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों के अनुसार परीक्षण का दृढ़ता क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जन्मजात, अर्जित, उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। निम्न में कौन सा अनुसाधन अन्वेषक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है साहित्य का अनुशीलन, विशेषज्ञ सर्वेक्षण, केस अध्ययन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कभी भी सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन को रीड करके आंसर टिक आउट मत करना। इंग्लिश क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे हिंदी में वर्ड होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है आंसर को फाइंड करने में। तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चन बनाओगे, आपको हैबिट हो जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज को पढ़ने की, जिससे आप गलत करने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। और याद रखना, डेली आपको शाम 6 बजे, ठीक है, डेली शाम 6 बजे आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल का क्लास चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट के लिए। आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल के बिना आप बिहार स्टेट को क्वालिफाई करना
मतलब मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी आसानी से आप स्कोर लाकर बिहार स्टेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। जिनका भी पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, वो गलती क्या करते हैं, आर्ट्स ऑफ टीचिंग को नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आप वैसे गलती बिल्कुल मत करना। आर्ट्स ऑफ टीचिंग डेली शाम 6 बजे आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 है, निम्न में कौन-सा एक वो घटक नहीं है, जो संरचना एवं नियम से भाषा का निर्धारण करता है? मतलब आपको भाषा का जो निर्धारण और नियम से कौन नहीं करता, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनिग्राम, जिसे आप फ्रीडम कहते हैं, जो कि आपको भाषा का निर्धारण नहीं करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अपने इंग्लिश क्लास में सीटेट में काफ़ी आपने पढ़ा होगा, मॉर्फीम, सेमांटिक्स, सिंटुएशन, ये सब आपको लैंग्वेज में पढ़ने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। निम्न में कौन-सा सिद्धांत प्रत्यक्ष संगठन का नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्पिक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये सवाल बार-बार आपके एग्जाम में रिपीट भी होता है कि निम्नलिखित में कौन-सा क्लासिकल अनुबंधन का एक चरण नहीं है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग दिया किसने है? तो आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पावलोव साहब ने दिया है, ठीक है? याद रखना, पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था, जिसे आप क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घंटी बजाना आपने देखा, घंटी जब बजता था कुत्ते के मुँह में लार आता था, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्दीमर के अनुसार चिंतन अंशतः उत्पादी एवं अंशतः अनुत्पादी एवं यांत्रिकों को क्या कहते हैं? ए प्रकार, वाई प्रकार, बी प्रकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ये चारों टाइप मैंने ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर एनसीईआरटी का पूरा सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें क्लास 11 और क्लास 12 को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चैप्टर वाइज़ हमने कंप्लीट करा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन 35 पे, ये किसने कहा कि कोशिका संघनन प्रतिष्ठान का मूल इकाई है? ये भी सवाल स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना, थॉमस हैव, जिन्होंने कहा था कि कोशिका जो होती है, जो आपकी सेल होती है, वो संग्रहण करती है आपके प्रतिष्ठिन की मूल इकाई को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, थॉमस हैव। सावित्रिक, राजसिक एवं तामसिक प्रत्यय किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संख्या से। निम्न में कौन सा ठस्तन का प्राथमिक योग्यता सिद्धांत का कारक नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्स्टन के, जो कि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठोस योग्यता। ठोस योग्यता के बारे में थर्स्टन ने कभी भी बात नहीं किया। रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, एक्सपेक्चुअल एबिलिटी, ये तीनों के बारे में बात करते हैं थर्स्टन, लेकिन क्रिस्टलाइज एबिलिटी, इसके बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में एक पीक्यूआरएसटी का पूर्ण स्वरूप क्या है? मतलब पीक्यूआरएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ, रिकग्निशन, टेस्ट, ठीक है? तो ऑप्शन ए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि एक लाइक आपके हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। आप लोग के लिए डेली वीडियो लाना और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनना, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन 39 है, वह सांख्यिक विधि जिससे द्वारा कुछ परीक्षणों में प्राप्तकों की व्याख्या एवं प्राप्तांकों के सहसंबंध को व्याख्या की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे फैक्टर फिक्शन कहते हैं, फैक्टर एनालिसिस, या फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन, या ऑप्शन डी फैक्टर कोएफ़िशिएंट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका
बी होगा फैक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक व्यायामों के अपने विचारों को व्यक्ति स्वयं सुन सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम थॉट हेयरिंग कहते हैं, विचार को सुनना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41, रंग अंधता का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कोन्स, जिसे आप शंकु कहते हो। ऑप्शन बी है रूट्स, या ऑप्शन सी है रूट्स एंड कोन्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं होगा। और आप लोग ट्राई कीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का। जब आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर याद रहता है। तो याद करने के लिए क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस पर अत्यधिक प्रभाव डालता है? इसको लेकर हमने कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो आपका वर्तमान में जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो आपके प्रकारवाद पे काम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर बात की जाए कि अभी फ़िलहाल मनोविज्ञान किस तरह का विज्ञान है, तो व्यवहारवाद है, ठीक है? जिसके जन्मदाता आपके वाटसन और स्किनर को माना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन सी स्मरण की आवश्यकता प्रक्रिया है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रत्यक्षन, चिंतन, अवधान, या ऑप्शन डी है संवेदन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा अटेंशन। निम्न में कौन सा क्षेत्र कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड वोकेशन में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेटिस्ट, कैलरिकल, साहित्यक, या ऑप्शन डी है प्रशासनिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रयोगशाला में किस प्रकार का अनुसंधान अधिकतर किया जाता है? आपने देखा होगा लेबोरेटरी एक्सेसिबल में, जहाँ भी लेबोरेटरी होती है, चाहे कोई भी लेबोरेटरी हो, चाहे फिजिक्स, मैथ, साइकोलॉजिकल, जितने भी उसमें आपने लेबोरेटरी देखा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल रिसर्च की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्लासिकल अनुबंधन एवं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में मध्य भेद किसने किया? मतलब दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट डेस्टिनेशन, उसके बीच में ड्रीम भेद किसने किया? सबसे पहले क्लासिकल मैंने जस्ट बताया पावलोव, और क्रिया प्रस्तुत स्किनर। इन दोनों ने अलग-अलग अपना सिद्धांत दिया था, जिससे क्रिया प्रस्तुत को स्किनर का सिद्धांत कहा जाता है, क्लासिकल सिद्धांत आपके पावलोव को कहा जाता है। दोनों के बीच में जो दृढ़ जो डिस्टेंस की बिटवीन किया, किसने किया आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, तीव्र रोशनी एवं उच्च ध्वनि स्तर कौन सा पुनर्बलन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेगेटिव रिफोर्समेंट। स्वाभिमान का विकास कब होता है? मतलब जो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है, स्वाभिमान का विकास कैसे होता है, कब होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दैहिक सुरक्षा एवं स्नेह आवश्यकताओं के संतुष्टि पर। आपको पता होगा कि नीड की आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं आपके मैस्लो, जिन्होंने सिद्धांत दिया था नीड ऑफ थ्योरी, आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मैस्लो के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा भाग टैट सीट के विश्लेषण में संबंधित नहीं है? टैट को लेकर हमने एनसीईआरटी में काफ़ी इसको लेकर डिटेल में बात की गई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। बात की जाए इसका राइट आंसर का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रिस्पॉन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ आर। अगला क्वेश्चन है, वो ज्ञानवाही कोष्ठ समूह जो सुषुम्ना प्रतिवर्त क्रिया से जुड़ते हैं वो कहाँ पर स्थिति होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, मस्तिष्क की वो योग्यता जो नवीन अधिगम अथवा वातावरणीय परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लक्ष्यशील प्लास्टिसिटी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मस्तिष्क का वो योग्यता जो आपके नवीन अधिगम अथवा एनवायरमेंट परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है उसे हम लचकशीलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है,
निम्न में हॉर्नी के व्यक्तित्व सिद्धांत में संबंधित नहीं है। आपको पता होगा हॉर्नी, जो कि काफ़ी फ़ेमस एक थ्योरिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था पर्सनैलिटी थ्योरी को लेकर। तो वो पर्सनैलिटी थ्योरी में कौन-सा ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मोटिव्स। अभिप्रेरणा को लेकर कभी भी पर्सनैलिटी थ्योरी में हर्नी ने कभी बात नहीं किया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सीखने का सबसे शक्तिशाली घटना कौन-सी है? तो याद रखिएगा, सीखने का सबसे जो शक्तिशाली घटना होती है, वो होती है आपकी एक्सपोज़र। अगर आप खुद को एक्सपोज़ नहीं करोगे कुछ भी सीखने के लिए, तब तक आप सीख नहीं सकते हो। अगर मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी ना हो, खुद को एक्सपोज़ ना करो सीखने की, तो आप तब तक आप नहीं सीख सकते हो। तो एक्सपोज़ किया करने के बाद ही आपके अंदर शक्ति मिलती है कुछ नया सीखने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 54 है, निम्न में कौन अस्मस्थिति हाइपोस्टेसिस की अवस्था बनाए रखने के लिए कौन-सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या वो थैलेमस है? क्या हाइपोथैलेमस, लघु मस्तिष्क या ऑप्शन डी है प्रसवकपाल? ये चारों पॉइंट हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ है, तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि इसके बारे में मैंने कितनी डिटेल में आपको बताया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा पार्शियल लोब। क्वेश्चन 55 और आज का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में किस सिद्धांत ने ये सिद्ध किया था कि जो आपका इमोशन व्यवहार है, सकारात्मक अनुभव पर निर्भर करता है। वो क्या वो कैनन बॉर्ड सिद्धांत था, जेम्स लॉन्ग सिद्धांत था, लिंडसेले सिद्धांत था या स्केटर सिद्धांत था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जेम्स लैंग थ्योरी। तो ये रहा टोटल 28 शायद क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में कंप्लीट करे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, जो कि पेपर क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी इनफ है। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे आप टाइम देते हो अपने अपने एजुकेशन पे, अपने पढ़ाई पे, तो आप ईज़िली क्वालीफ़ाई कर सकते हो और साथ में मेरा गाइडेंस रहेगा आपको पेपर को क्वालीफ़ाई करने में। सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 300 में। लेने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर करना।